सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सदर ट्रंप के इक़दामात से फौरी तौर पर पाकिस्तान को फायदा पहुंचा है। जी हां, पूरी दुनिया ट्रंप टैरिफ के असरात से परेशान है, लेकिन गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक तेल की आलमी कीमतों में कमी से पाकिस्तान को माहाना $1 अरब की बचत हो रही है। हालांकि दीगर मसनूआत का इंपोर्ट बिल बढ़ने के बावजूद तेल की कीमतों में कमी का नेट इफेक्ट पॉजिटिव है, जिसकी वजह से करंट अकाउंट सरप्लस है और जून के आखिर तक फॉरेन करेंसी रिजर्व $14 बिलियन हो जाएंगे। तेल की कीमतों में कमी का असर दीगर कमोडिटीज़ पर भी पड़ा है, जिससे रुपए की कीमत मुस्तहकम रहेगी और पाकिस्तान में महंगाई को कम सतह पर रखने में आसानी होगी। ये हालात हुकूमत के लिए अच्छी खबर हैं, जो रमज़ान के बाद मुत्तहदा अपोजिशन का ख़तरा महसूस कर रही थी। गुज़िश्ता कुछ अरसे से साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और कुछ दीगर छोटी जमातों के जो इनिशिएटिव के ज़रिए मुत्तहदा अपोजिशन महाज बनाने की एक एफर्ट की जा रही थी। इस हवाले से 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में जलसे का इनेकाद होना है, लेकिन अपोजिशन में शामिल जमातों के एक दूसरे के हवाले से रिजर्वेशन अभी भी दूर नहीं हुए। क्या पहले जलसे में PTI और JUI एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी होंगी? देखना यह भी है कि मुत्तहदा अपोजिशन का एजेंडा क्या होगा, क्योंकि अपोजिशन में शामिल जमातों की तरजीहात में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। क्या यही डिफरेंस हुकूमत की स्ट्रेंथ है? बात करेंगे अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब से। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ऑपोजिशन, मुत्तहदा ऑपोजिशन, जॉइंट ऑपोजिशन, ये प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा? ये प्रोजेक्ट मीडिया ने क्रिएट किया था। अच्छा क्योंकि क्या पता बयानात आए हो कुछ ऐसे सियासतदान? कोई ऐसा बयान नहीं। देखिए, एक कोशिश थी कि सोच इकट्ठी हो सके। जो अपोजिशन में जमातें हैं, चाहे पार्लियामान में हैं या नहीं है, उनकी सोच एक हो। उनका तो हमने उसका इब्तदा की जो आइन था कि आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पर हम सब इकट्ठे हों। तहफ़्फ़ुज़ात बहुत से हैं जमातों के दरमियान, ख़ास तौर पे PTI और JUI के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, खिलाफ़ात भी हैं, इलेक्शन भी आपस में लड़े हैं। KP के अंदरूनी मसाइल में भी मसाइल हैं। जो वहाँ पर चीफ मिनिस्टर साहब हैं, वो अक्सर बयान दाग देते हैं मौलाना साहब के ख़िलाफ़, जो नामुनासिब बात है। तो कॉन्स्टिट्यूंसी एक है ना सर, एक ज़ाहिर है सर कॉन्स्टिट्यूंसी बाद में हल्की फुल्की मौसीकी तो रखनी पड़ती है। अगर नहीं, वो हल्की फुल्की की गुंजाइश नहीं है ना, क्योंकि आप एक पार्टी के लीडर पे इस तरह तनकीद नहीं कर सकते जब वो आपकी पार्टी उनके साथ बैठी हो एक इत्तेहाद के अंदर। तो ये हल्की फुल्की मौसीकी की उसमें गुंजाइश नहीं रहती। क्या मतलब वो खौफजदा होना कि अगर मौलाना साहब इत्तेहाद में आ गए तो फिर उनकी DI खान से और आगे KP से ग्रिप? तो वैसे चीफ मिनिस्टर के वैसे भी जाने की बातें हो रही है, तो ये तो और चीफ मिनिस्टर खौफजदा हो, चेरी ऑन द टॉप होगा। उसके बारे में क्या कह सकता हूँ? ये मुनासिब बात नहीं है कि एक पार्टी आपके साथ इत्तेहाद में बैठी है, आप उसके सरबराह के खिलाफ ज़ाती बयान और जमात के खिलाफ बयान दें, इससे इख्तलाफात बढ़ते हैं। आपके ख्याल में जानबूझ कर टारगेट कर रहे हैं? मैं जानबूझ के मुझे नहीं पता, लेकिन ये उनकी जमात सियासी तज्जिया आपका क्या? नहीं, मैं सियासी इसमें तज्जिया नहीं करना चाहता। ये उनकी अपना काम है। उनकी जमात उनको बताए कि ये काम मत करें, इससे मामला ख़राब होता है। लेकिन आज भी कोई ज़रूरत ये है कि अपोजिशन की सोच इकट्ठी हो। सर, JUI ने क्या PTI की जानिब से जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत के मामलात हैं, इस पर कोई एतराज़ उठाया? मैंने अखबार में पढ़ा है, मेरा ज़ाती कोई इल्म नहीं है कि उन्होंने कहा है कि आप एक तरफ तो अपोजिशन की बात कर रहे हैं, एक तरफ मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, और वो भी इस्टेब्लिशमेंट से। तो फिर वो जो कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती कहाँ गई? तो बात तो ये मुनासिब है। बहरहाल ये हमारे मुल्क की हकीकत है कि जो मुल्क के अंदर इख्तियारात हैं वो हुक्मरानों के पास नहीं होते, कहीं और होते हैं। तो बातचीत से कुछ मिलेगा नहीं किसी को भी। आज आपको मुल्क में बातचीत से आपस के मसाइल हल नहीं करने, आपने जो भी मसाइल हों या मसाइल उनको समझते हो, आपकी ज़रूरत यह है कि मुल्क के मसाइल पे बात करें, उस पर निफाक जो है ख़त्म करें, इत्तफाक पैदा करें और आगे चलें। आज ये नहीं हो सकता कि वादे हो जाएं जी हाँ जी अगली हुकूमत में मिल जाएगी या जो भी होना है, अब उससे मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे। PTI ने कुछ रिस्पॉन्ड किया है जो रिजर्वेशंस अपोजिशन की जमातें कर रही हैं इस प्रोसेस के ऊपर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। ये जो बात एस्टैब्लिशमेंट से होने वाली किसी बातचीत
पर जो सवाल अपोजिशन ने अगर उनसे पूछा, कोई जवाब नहीं दिया पीटीआई? ये उस चीज़ के बाद कोई मीटिंग हुई नहीं है। आखिरी मीटिंग रमज़ान शरीफ के महल 19-20 तारीख को हुई थी, तो उसके बाद नहीं हुई। बहरहाल ये अगर मीटिंग हुई तो उसमें बात ज़रूर सामने आएगी। लेकिन द अदर साइड ऑफ द स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। दूसरी साइड से तो ये कहा जा रहा है कि डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स डिज़ायर्स बाय पीटीआई, वो तो बात ही नहीं करना चाह रही एस्टेब्लिशमेंट तो पीटीआई के साथ, और वो तो किसी सूरत इनके साथ नहीं बैठना चाहता। तो ये तो और इन अ वे एम्बेरसमेंट है कि जॉइंट ऑपोजिशन तैयार है कि पीटीआई आए, साथ मिलकर एक पॉलिटिकल स्ट्रगल करें अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और पीटीआई एक ऐसा डायलॉग करना चाहती है जिसमें दूसरा फरीक इंटरेस्टेड ही नहीं। पीटीआई ने भी डायलॉग की बात तो ऑफिशियली तो नहीं की है ना, ये तो हमारी खबरें ही थी या किसी एक शख्स ने बयान दे दिया। पीटीआई का बड़ा मसला यही है कि बहुत से हजरात हैं जो वहाँ लीडरशिप का रोल रखते हैं और वो मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ बयान देते रहते हैं और बाद में उन बयान की नफ़ी हो जाती है जमात की तरफ से। इसलिए मैं इन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत नहीं देता। लेकिन वो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है पार्टीज़ के अंदर हमारे यहाँ, क्योंकि सारे कल्चर है ना, शख्सियत परस्ती है और शख्सियत के ऊपर सारी जमात इन्हिसार कर रही होती है। यहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ तो है नहीं, लेट्स बी फेयर। जो एक उसकी ट्रू स्पिरिट है वो तो नहीं है ना, जो एक उसकी प्रैक्टिस, जो उसकी ट्रू ट्रांसलेशन है वो नहीं है। सवाल ये है कि हमें पता है, अब हम देखते हैं आज़म स्वाति साहब एक बयान दे रहे हैं, एक बयान सलमान अकरम राजा साहब दे रहे हैं, और हमें एग्जैक्टली अंदाज़ा है कि ये दोनों खान साहब से पूछे बगैर बात नहीं कर सकते। तो दोनों अलग अलग बयान दे रहे हैं और एक को कभी ऑन कर लिया जाता है, कभी एक को डिस ऑन कर लिया जाता है। आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि ये पॉसिबल नहीं है कि जो आज़म स्वाति साहब बात कर रहे हैं वो अपने तौर पर कर रहे हैं, अकरम राजा साहब बात कर रहे हैं अपने तौर पर, दोनों को पार्टी इंस्ट्रक्शन पार्टी हेड से ही आ रही। अजीब बात है। अभी आपकी बात में काफ़ी वजन है कि वो दोनों यानी उस जमात में लीडरशिप पोजीशन में हैं। अगर उनके बयान में इख्तलाफ आ गया तो जमात को वजाहत करनी चाहिए। अब मुश्किल ये है कि एक्सेस है नहीं, अगर इमरान खान साहब खुद इसकी वजाहत कर दें तो आसानी हो जाएगी, वो हो नहीं सकता, तो इसलिए ये इबाम चलता रहेगा। कन्फ्यूजन तो वो कियोस तो क्रिएट किया जाता है ना कि दोनों घोड़े दौड़ रहे हैं, जो जीत जाएगा वो अपना। पता नहीं किसने कियोस क्रिएट किया ही नहीं किया। कई दफ़ा इमाम में भी फ़ायदा होता है, इमाम में फ़ायदा होता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक वो ब्लर स्क्रीन रखने में जो है वो फ़ायदा है। ऑपोजिशन की क्या पोजीशन है सर? आप एक तरफ तो JUIF के रिजर्वेशन है, आपके अपने रिजर्वेशन है पीटीआई के साथ? हमारे इस किस्म की सियासत, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात इस हद तक हैं कि अगर पीटीआई ने वही सियासत करनी है जो वो माजी में हुकूमत में करती रही है तो फिर ये सारी मामला बेसूद साबित होगा। आज सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि पीटीआई अपनी सोच की वजाहत करे कि वो वाकई मुल्क में कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, आइन की बालादस्ती चाहते हैं। उनके पास एक मौका भी है कि उनके पास एक हुकूमत है, वहाँ मुज़ाहरा करें कि हुकूमत कैसे चलती है और उनका रवैया क्या है आइन के लिए और हुक्मरानी, कानून की हुक्मरानी के लिए। अब क्योंकि अभी तो अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि पीटीआई कभी डोमेस्टिक अपना इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रही होती है, कभी जो है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रही होती है। इस दो के बीच में वो अपनी पॉलिटिक्स, और बहुत सारे अब उनके लीडर्स तो टीवी पे आके बड़े फ़ख्र से बता रहे हैं, फ़ख्री अंदाज में बता रहे हैं कि हमारी बातचीत चल रही है, हम कोशिश कर रहे हैं, कोई रास्ता निकल आएगा। सो अभी तक तो उनकी पॉलिटिक्स यही है। फिर भी पीटीआई को मुत्तहिदा अपोजिशन समझती है कि साथ रहना चाहिए, क्योंकि अब तो उनके कार्ड्स बड़े क्लियर होते जा रहे हैं। उनके लोग बहुत खुल के कह रहे हैं कि हम बातचीत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से रास्ता निकाले। एक दूसरा, ये 20 अप्रैल को जो आप लोगों का पहला जलसा होना है, ये छोटी जमात है MWM जिनको मेज़बानी दे दी गई है। हालांकि हम देखा JUIF और पीटीआई तो बड़े मैसिव जलसे करते रहे हैं। क्या पीटीआई इसलिए आगे नहीं आ रही क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं कोशिश है कि हमारी बात बन जाए, और JUIF इसलिए आगे नहीं आ रही क्योंकि उसको पता है इनकी कहीं बात बन गई तो हमें अपना सर देने की क्या ज़रूरत है, इसलिए छोटी जमात को आगे करके? नहीं, मेरा ख्याल है ये जलसा जो है ये तहफ़्फ़ुज़ आइन, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का है, और उसमें बात होगी आइन के बारे में, पीटीआई शायद शामिल होगी। लेकिन दूसरी बात यह है कि तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो इस हद तक होते हैं कि अगर आपने किसी ने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है और समझता है यही मसाइल का हल है तो ज़रूर करे। ये मामलात कभी माजी में तो इससे कुछ हुआ नहीं है मुल्क के अंदर। मुल्क का फ़ायदा तो कभी नहीं होता इन मामलात से। मुल्क का फ़ायदा उस वक्त होता है जब मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक हो। अगर आप खुद ही आइन की नफ़ी करके और इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात शुरू कर देंगे सियासत के लिए तो फिर ज़रा मामला ख़राब हो जाता है। शायद साहब अब अगर इकनॉमिक फ्रंट पे थोड़ा सा देखें तो हुकूमत थोड़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है।
ऑयल प्राइसेस डाउन हैं, रेमिटेंसेस इंक्रीज़ हुई हैं, उनका मानना ये है कि हम रिकॉर्ड मेंटेनेंस की है हमने। सो वो जो एक मोमेंट और भी बहुत सारे फिगर्स वो अपने बता रहे हैं कि जी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो सरप्लस और ये सारा रिजर्व्स हमारे बढ़ रहे हैं। अगर आप ओवरऑल देखें तो जो एक पहले साल में हुकूमत को ख़तरा महसूस हो रहा था अपोजिशन से, वो अब ख़तरा डाई डाउन हो रहा है और अपोजिशन में भी रिफ्ट है, डिवाइडेड है। इनफैक्ट जो पीटीआई सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है वो भी डिवाइडेड है, उसकी भी लड़ाई झगड़े अंदर के इंटरनल नहीं ख़त्म हो रहे। ऐसे माहौल में अपोजिशन क्या डेंट डाल सकेगी हुकूमत को? देखिए, यहाँ पाकिस्तान में हुकूमत को कभी अपोजिशन से ख़तरा नहीं होता। हुकूमत को जिस रास्ते से आई होती है वहीं से ख़तरा होता है। तो ये इलेक्टेड हुकूमतें नहीं हैं, पिछली हुकूमत का भी यही हाल था, इनका भी यही हाल है। इन्हें भी अभी ख़तरा है? नहीं, ख़तरा अपनी परफॉर्मेंस से है ना। अगर आप ये समझते हैं कि दुनिया की कीमतें तेल की कम हो गई तो आपका फ़ायदा हो गया, ये बात तो सस्टेनेबल नहीं होती ना, इसमें आपका कोई अमल दखल नहीं है। पाकिस्तान के मसाइल इस हद तक बढ़ चुके हैं कि अपने आप को बेवकूफ़ बनाने से मामला नहीं चलेगा। रिमिटेंसेज की आप बात कर लें, रिमिटेंसेज मुल्क के क्यों बढ़ रहे हैं इस तरह एग्जामिन कर लें। रिमिटेंसेज इसलिए बढ़ रहे हैं, एक तो रमज़ान शरीफ था, इस महीने में वैसे ही बढ़ते हैं, ठीक है, ये एक बम्प आता है, हमेशा बम्प आता है, कोई नई बात नहीं है। दूसरा, मुल्क से इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर चले गए हैं कि आपके रिमिटेंसेज बढ़ेंगे, इस बात का एहसास नहीं है शायद किसी को। ये जिसको आप कामयाबी समझते हैं ये असल में आपकी नाकामी है। बट दैट्स नॉट द ओनली थिंग दे आर काउंटिंग इन, ये तो सिर्फ एक नहीं, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए, लोग पैसा बाहर से भेजेंगे, महंगाई भी है तो ज़्यादा पैसा भेजेंगे ताकि उनके घर के खर्चात पूरे हो जाएं। इसलिए ये आप इस पे ना रहे, इसमें हुकूमत की कोई पॉलिसी है। तो इकोनॉमिक फेलियर हो रहा है आपके ख्याल में? क्योंकि वो तो कहते हैं हम इकोनॉमिक सक्सेस मोड पे हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स बेटर हुई हैं, हम ग्रोथ अपनी स्लो ग्रेजुअल चला रहे हैं, हम तो नेगेटिव ग्रोथ है, मुल्क की इकॉनमी सुकड़ रही है, ना जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, ना कारोबार बढ़ रहे हैं। अब किस खाम ख्याली में रहते हैं? ओके, तो आपके ख्याल में हुकूमत की मईशत की पॉलिसी, मईशत पाकिस्तान की मईशत है, हुकूमत की नहीं है। इसकी कोई पॉलिसी, हुकूमत की एक पॉलिसी तो लेती है ना सर, मईशत पे आप लोग इलेक्शन लड़ते हैं ना, आप कहते हैं कि जी देखिए हमारे दौर में इकोनॉमी ये थी, ये रेट था, 6.5 की ग्रोथ थी और ये सब कुछ तो होता रहना शायद सर, होता रहा, वो असल था। यहाँ पर तो आपको खाम ख्याली है। नेगेटिव ग्रोथ में आप बात कर रहे हैं इकॉनमी ठीक हो गई है, IMF प्रोग्राम में आप हैं, इसके बाद फिर IMF प्रोग्राम में जाएंगे, ये कामयाबी नहीं होती। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। मिनरल सेक्टर पे आ जाते हैं सर, आप इसको ऑब्जर्व कर रहे होंगे, आप खुद भी पेट्रोलियम सेक्टर को भी देखते रहें, चीज़ें और भी आप देखते रहे, बीइंग PM भी आप बहुत सारी चीज़ों को देखते रहे। PTI जो इस पर पॉलिटिक्स कर रही है, डू यू एग्री विद दैट? सर, ये पॉलिटिक्स की बात नहीं है, इसमें सब भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, आइन में क्या लिखा हुआ? मिनरल्स प्रोविंशियल सब्जेक्ट। फिर पॉलिसी। लेकिन सर, प्रोविंशियल सब्जेक्ट होने का ये मतलब है कि अगर पार्टी हेड हमारा रिलीज नहीं होगा तो आप मुल्क के और सूबे के मसाइल को ताला लगा देंगे और इंतजार करेंगे कि जब तक हमारा लीडर बाहर, ये किस किस्म की? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, नहीं, उसको छोड़ेंगे, उनकी सियासत दैट इज रिलेटेड टू सर, उनकी वो अगर आइन के अंदर रहकर कोई कानून बना रहे हैं तो ये उनका इख्तियार है, हुकूमत है उनके पास। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मिनरल्स मुश्किल काम है एक्सप्लॉइट करना। मिनरल्स की प्रॉब्लम क्या है जिसको आपने हम हमेशा बातों को छुपाते हैं। मिनरल प्रोविंशियल सब्जेक्ट कर दिया गया है, ठीक है, इसका वफाक से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मिनरल में इन्वेस्टमेंट उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक वफाक की एश्योरेंसेज शामिल नहीं होगी। जब इन्वेस्टमेंट आती है उसमें आपको सॉवरेन गारंटी देनी पड़ती है कि जनाब जो पैसे आपको मिलेंगे सब कुछ होगा, इसलिए इसमें वफाक और सूबे को इकट्ठा काम करना पड़ता है। ठीक, बिल्कुल सही है। आज आपका जो सबसे बड़ा सूबा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मिनरल्स हैं, उसके हालात क्या है? क्या वहाँ नुमाइंदा हुकूमत है? ये आज वहाँ लोग महरूमी फील करते हैं। आपने महरूमी दूर करनी है। आप यहाँ पर मिनरल कॉन्फ्रेंस कोयटा में होती ना, यहाँ पर करके मिनरल कॉन्फ्रेंस, उसमें जो सूबे थे वो सिर्फ वहाँ पर एक फ़ोटो शूट के लिए थे। तो उसको जब आप इस किस्म की पॉलिसीज़ बनाएंगे, इस किस्म की कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, सूबों के अंदर एहसास महरूमी बढ़ जाएगा। वो ये समझते हैं कि हमारे जो वसाइल हैं, हमारे जो हकूक़ हैं, उस पर
मरकज़ काबिज हो गया है। वैसे मोस्टली सर साहब आपने भी देखा होगा, मैंने खुद भी अटेंड भी किया और कवर भी किए, अगर कोई नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट होता है तो उसकी समिट्स फेडरल कैपिटल के अंदर ही हो रही है। रियाद में जाकर आप अटेंड कर रहे होते हैं, आप वाशिंगटन डीसी में जाकर अटेंड कर रहे होते हैं। आई डोंट अग्री, आई एम नॉट सेइंग कि ये नहीं कोयटा में नहीं होनी चाहिए, कोयटा में भी होनी चाहिए, बट फेडरल कैपिटल्स के अंदर जो है वो नेशनल लेवल का कोई प्रोजेक्ट होता है उसकी समिट्स यूजुअली फेडरल कैपिटल में होती हैं। आप कोलंबो जाते हैं, आप सर ज़रूर करें, वहाँ पर उनके इख्तियारात उनके पास हैं। वफाक का सब्जेक्ट है, ये पाकिस्तान में नहीं रहा, इसको बदलने अगर पसंद नहीं। अब यूनिफॉर्म, मैं ये आपसे पूछना था, इसका पोटेंशियल जो है आप ज़रा इस पर अपनी राय दें कि इसका क्या, हम किस तरह इससे बेनिफिट पूरा ले सकते हैं। और यूनिफॉर्मिटी जिसकी आप भी बात करें कि अगर ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, वफाक की सॉवरेन गारंटी के बगैर नहीं होना और सूबे की ज़ाहिर है जो पॉलिसी है या उसकी जो विल है उसके बगैर नहीं होना। इसको अब मैं ज़रा आपसे दूसरे एंगल से पूछना चाहता हूँ, अपोजिशन लीडर से हट के, आप साबिक वज़ीर आज़म भी रहे, कैसे इसमें हम कोऑर्डिनेशन ला सकते हैं, कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि इस रिसोर्सेज का फ़ायदा पाकिस्तान की आवाम को होना है। वो हो गया है ना, इसका एक अमली मुजाहरा हो गया है रिकोडिक के अंदर, उसमें मसाइल थे वो आपने पूरे किए, लेकिन बहरहाल एक स्ट्रक्चर तो आ गया ना। वो शेयर का कि 50% प्रोविंस का, 50% लगा, 50% यहाँ पर सूबे ने 25% सूबे को मिल गया, 25 फेडरल कंपनीज ने खरीदा, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की। 3 कंपनीज हैं, जिस तरह बैरक गोल्ड इन्वेस्टर वो भी इन्वेस्टर हैं। अब मसला ये है कि आप उसके हकायक ज़रा आवाम के सामने बेहतर तरीके से रख दें, क्योंकि इन मामलात की प्रोजेक्शंस होती हैं और ये मुश्किल होता है क्योंकि कमोडिटी प्राइसिंग ऊपर नीचे जाती है। लेकिन आप एक नोशनल नंबर लेकर, एक एक्सपेक्टेड या प्रोबेबिलिटी लेकर कम से कम मुल्क की आवाम को ये बता दें कि इससे पैसा मिलेगा क्या पाकिस्तान को। लेकिन शायद साहब मैं आपसे यही पूछना चाहता जहाँ से हमारा आर्गूमेंट स्टार्ट हुआ कि एक चीज़ तो ठीक है कि सूबा चाहता है कि मेरी पॉलिसी ये हो, मेरा प्रोसीजर ये हो, मेरी डिमांड ये हो। जैसे हमने बलोचिस्तान में देखा एक फॉर्मूला बना रिकोडिक के केस में, मैं 2 दफ़ा मार्क ब्रिस्टो को इंटरव्यू कर चुका हूँ और बड़ी डिटेल से डिस्कशंस करता रहा हूँ सारी चीज़ें। अब ये जो इन्वेस्टर आएगा उसको भी एक फ्री माइंड के साथ जाना है ना कि मैंने एक सूबे में जाना है, मुझे वहाँ वफाक और सूबा दोनों फैसिलिटेट करें। मेरा जो कोर कंसर्न है वो ये कि ये तो हो सकता है कि आप कहें कि हमारी ये पॉलिसी आप इसको अडॉप्ट करें और हम वफाक की दी हुई इस बात को नहीं मानेंगे और इसको मानेंगे, मगर ये कहना कि हमारा लीडर जब तक जेल से बाहर नहीं आएगा उस वक्त तक हम आपको एक पत्थर भी नहीं निकालने देंगे। ये तो पॉलिसी गलत है ना। मैं तो हमेशा से कह रहा हूँ कि जो जमात ये कहे कि हमारी सारी पॉलिसी ये है, अपोजिशन, तो ये कोई पॉलिसी नहीं होती। लेकिन मैं ये तो फिर काबिल मुज़म्मत बात है सर। काबिल मुज़म्मत नहीं, तो बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। जिस तरह इतनी काबिल मुज़म्मत है जितनी 26वीं तरमीम काबिल मुज़म्मत है। आप प्रेजेंट करें अपना मुकदमा, बताएं कि हमारी ये डिमांड्स हैं, ये बात को छोड़ें, वो तो खाम ख्याली है ना। ये हम पूरा मुल्क खाम ख्याली में रहता है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ ज़रा मुल्क के हकायक उसके अवाम के सामने रख दें। ज़रा एक रिकॉर्डिंग का पक गया ना, ये स्ट्रक्चर पक गया ना, अब ज़रा अवाम के सामने रखें कि इससे हमें मिलेगा क्या। हम रिकॉर्डेक की आपने बात की है, ये भी कैसे पका ये हम सब जानते हैं। रिकॉर्डेक पे हमारी सुप्रीम कोर्ट के एक साबिक जज साहब की स्टेटमेंट के बाद जो हमने नुकसान उठाया, जिस पेनल्टी में हम चले गए थे, यानी हमारे नज़दीक अगर जिस किसी के पास भी पावर आती है वो ये समझता है कि 1 स्ट्रोक ऑफ पेन में जो है वो या जुम्बिश कलम में सब कुछ बदल के रख सकता हूँ। प्रॉब्लम ये कोर्ट के फैसले के बाद हमें क्या प्राइस पे करनी पड़ी, कितना टाइम लग गया, कैसे हम इंटरनेशनल कोर्ट से क्लियर हो गया वापस आके अब जाकर हम उन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। सो हमें यही समझना पड़ेगा कि 1 इंडिविजुअल कैन नॉट टेक ओवर द होल प्रोजेक्ट कि जी मैं जो है वो इसको वो करूँगा। ये असल इशू है ना। अब रिकॉर्डिंग पे हमने लेसन लिया, अब तो हमें दूसरे सूबों में ये लेसन आज भी आपने लेना है कि अवाम के सामने रखें कि ये इस मुल्क के और उस सूबे के वसाइल हैं, उनको क्या मिलेगा उसके, ये तो बताएं ना उनको। You are talking about KPK? मैं रिकॉर्ड ना, KPK तो उसमें है ही नहीं ना। बलूचिस्तान का तो सर क्लियर है ना क्या? सर नहीं क्लियर है, मैं यही कह रहा हूँ। आप जरा उसके सामने रखें तो सही कि ये कैसे चलेगा ये स्ट्रक्चर। एक कंपनी आ गई ना, उसको 50% मिल गया, ठीक है, 25% शेयर होल्डिंग वफाक की कंपनियों ने ले ली, 25% सूबे के पास है। अब लोग सवाल ये करते हैं भाई हमें क्या मिलेगा, अगले साल क्या मिलेगा, 2027 में क्या मिलेगा, 28 में क्या मिलेगा, ये 30 साल 40 साल चलेगा, हमें क्या मिलेगा इसमें से। ओके क्या हम अमीर होंगे, नहीं होंगे, हम गरीब होते जाएंगे। मैं केनाल्स के इशू पर भी आपकी राय जानना चाहता हूँ। केनाल्स के इशू पर जो पीपल्स पार्टी की पोजीशन है, आप उससे एग्री करते हैं? पीपल्स पार्टी मैं एग्री नहीं कर सकता क्योंकि वो वफाक के अंदर हैं, वफाक की हर पॉलिसी के हिस्सेदार हैं।
वो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं जी। अब वो ऑब्जेक्शन पर हुकूमत के साथ पहले करते हैं ना, आप यहाँ से कानून पास करते हैं, यहाँ से पॉलिसीज पास करते हैं और फिर बाद में ऑब्जेक्शन कर देते हैं। बात ये है, इसमें भी वही बात है जो मिनरल्स की है। आप जब तक मुल्क की आवाम के सामने हकायक नहीं रखेंगे तो इबाहम पैदा होता है। ये पानी का मसला है, ये एक वाज़ेह हकीकत है, पाकिस्तान में पानी की तादाद तो नहीं बढ़ रही, ये आप भी मानते हैं। कोई ऐसा हम स्टोरेज क्रिएट नहीं कर रहे हैं इस वक्त जिससे पानी की तादाद बढ़ जाएगी। तो फिर ये कहाँ से आएगा ये पानी? हमें कभी बताया जी ये फ्लड में जो पानी आता है वो अंदर चला जाएगा तो वो इस्तेमाल हो जाएगा, चले हम मान लेते हैं। आज फ्लड्स का तो है ना हमारे, क्योंकि हम फॉल्ट लाइन पे तो हैं, जो क्लाइमेट चेंज है जिसके इफेक्टिव में हम हैं, तो फ्लड्स तो हमारे आते भी रहे। फ्लड पे आप इरिगेटेड लैंड को तो नहीं सर्व कर सकते ना, अब इन्वेस्टमेंट उस लैंड पे तो नहीं करेंगे जहाँ पर मुस्तकिल पानी मिलेगा। और माजी में हुआ है कि फ्लड की बेसिस पे कनाल बनता है, बाद में उसको पानी देना पड़ता है। तो मेरा ये सवाल ये है कि ज़रा हकायक अवाम के सामने रखें कि पंजाब के अंदर जो कनाल है उसके पैसे जो पानी जाएगा वो किससे लेकर देंगे? पंजाब का शेयर तो नहीं बढ़ रहा ना, जो सिंध के अंदर कनाल बन रहा है उसके अंदर जो पानी जाएगा वो कहाँ से जाएगा? ठीक, आप कह रहे हैं कॉन्फिडेंस में लेके काम कर, लेकिन पीपल्स पार्टी इस मामले में आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी तो सियासत खेलना चाहती है ना। पीपल्स पार्टी का बड़ा आसान हल है, आज निकल जाए वफाक से हुकूमत ही टूट जाएगी। शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये जो जेम स्टोन्स हैं, ये जो माइंस हैं, इसके ऊपर हमने कुछ गुफ्तगू करनी है। एक ब्रेक के बाद कुछ हम इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है इसके बाद, आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। 2 साल पहले मुल्क में सरमायाकारी के फरोग के लिए SIFC का कयाम अमल में आया तो एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए 3 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया। इनमें एग्रीकल्चर, IT और मिनरल्स जो हैं वो सरे फहरिस्त थे। उस वक्त से लेकर अब तक एग्रीकल्चर सेक्टर में कॉर्पोरेट फार्मिंग के प्रोजेक्ट्स का आगाज हो गया है और IT की एक्सपोर्ट्स में गुज़िश्ता 1 साल में 27% इंक्रीज हुआ है, जबकि मिनरल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए 2 इंटरनेशनल समिट्स का इनेकाद हो चुका है। हाल ही में कंक्लूड होने वाली मिनरल समिट में 300 से ज़ायद गैर मुल्की मंदूबीन जो डेलीगेशंस आए हुए थे, जिनमें दुनिया के बड़े बड़े माइनर्स शामिल थे। गुज़िश्ता हफ्ते हमने क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर पाकिस्तान के पोटेंशियल पर एक प्रोग्राम भी किया था, बात की थी, और उससे 2-4 हफ्ते पहले, 1 महीने पहले भी हम इस पर बात कर रहे थे जब भी समिट नहीं भी हुई थी। बिकॉज हम लोगों को ये समझाना चाह रहे हैं कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है और ये फ्यूचर है और इसको समझने की ज़रूरत है कि जो डिफरेंट सेक्टर्स में लोग इन्वेस्ट करते हैं उनको समझना चाहिए कि इस सेक्टर की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। ज़ाहिर है उसके ऊपर बात करनी पड़ेगी क्योंकि आम फहम लफ्ज़ों में लोगों को समझाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके हुसूल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम मिनरल्स के एक और निगलेक्टेड सब सेक्टर की बात करेंगे और ये सेक्टर जेम स्टोन्स का है। पाकिस्तान में दुनिया का कीमती जेम स्टोन जो है उसका 5वां बड़ा रिजर्व मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर ये कीमती पत्थरों से माला माल है। तकरीबन 4 मिलियन के तादाद में लोग हैं जो इससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इस बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व हैं। स्वात का जो ज़मरुद है, मर्दान का जो टोपाज है और आज़ाद कश्मीर का सफ़ायर और मोहम्मद का जो नेफ्राइट है वो पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान सालाना 8 लाख कैरेट्स रूबी, 87,000 कैरेट्स ज़मरुद और 50 लाख कैरेट्स जो है वो पेरिडोट एक्सपोर्ट करने की सलाहियत रखता है। ये कैपेबिलिटी है पाकिस्तान में। अब बिलियंस ऑफ डॉलर की जो ये एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, इसमें हम किस तरह आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें जो फॉर्मल सेक्टर है सिर्फ चंद मिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट होती है। उसमें 80% से ज़्यादा रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हो जाता है। अब इस सूरत हाल से कैसे निमटना है, इसको कैसे चेंज करना है, इस पर क्या काम हो रहा है, आने वाले दिनों में हम क्या चेंजेस देखने जा रहे हैं, तो इसी पे बात करने के लिए हमने दावत दी है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शाहिद इकबाल कुरैशी, चेयरमैन हैं जेम स्टोन माइंस के, फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन से ताल्लुक़ है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस शाहिद कुरैशी साहब। मैं ज़रा प्रोग्राम के आगाज़ में बिफोर यू कमेंट ऑन ऑल दीज थिंग्स जानना चाहता हूँ कि अभी रिसेंटली जो समिट हुई है
हम भी उसके अंदर मौजूद थे और ऑब्ज़र्व किया, आप ख़ुद उसका हिस्सा थे। सो आपकी पहले इसके ऊपर क्या राय है कि ये इस समिट से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ है और क्या वैल्यू ऐड की हमने इस प्रोसेस से, जो कि दूसरी हमारी समिट हुई है? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ओवर। डेफिनेटली जो मैसेज पास ऑन किया गया है, दैट इज़ द फ्यूचर इज़ ब्राइट एंड एट द सेम टाइम जिस तरह हमारी लास्ट टाइम जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कंट्री स्पेसिफाइड थी, सऊदीज़ वर इनवाइटेड, और इस टाइम पे जो हमें एक्सपोजर मिला है और जो रिप्रेजेंटेशन हुई है कंट्रीज़ की, फ्रॉम रशियंस टू अमेरिकन्स टू चाइनीज़ टू यूरोपियंस, ऑफ कोर्स सऊदीज़, वो बहुत बड़ी, टर्की ऑफ कोर्स, टर्की प्राइम मिनिस्टर भी अपनी स्पीच में नाम भूल गए थे, टर्की बिल्कुल। और हालांकि टर्किश एनर्जी मिनिस्टर स्पोक रियली वेल, मैं वो पूरी कॉन्फ्रेंस ज़ाहिर अटेंड की थी और बड़े अच्छे होमवर्क के साथ आकर जो है वो गुफ्तगू। डेफिनेटली हमारे ब्रदर मुल्क हैं और बड़े अच्छे रिलेशनशिप हैं हमारे उनके साथ। तो ये जो मैसेज हमारा मेन मकसद था सेंडिंग आउट टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी और इंटरनेशनली ग्लोबली, मेरा ख्याल है वो बहुत अच्छा गया है और इससे एक बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब भी आई है, बहुत अच्छी रिस्पांस आया है ग्लोबल पार्टिसिपेंट से, एंड वी लुक फॉरवर्ड कि इसके ऊपर अभी हम इंडीड इट वाज अ पावरफुल शो, बट हमारे सामने जो $1 मिलियन क्वेश्चन है वो ये है कि हम इसको मटेरियलाइज कैसे करेंगे, व्हाट चैलेंजेस वी आर फेसिंग राइट नाउ। अभी जो हमारे चैलेंजेस हैं वो क्या हैं और जो मॉनेटरी पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री का वो कितना है? अगर आप हमारे व्यूअर्स को बता सकें कि इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल, जेन्युइन पोटेंशियल है क्या? अच्छा, एक चीज़ लेट मी बी वेरी क्लियर, माइनिंग सेक्टर जो दुनिया में है ना जी, इट इज़ चैलेंजिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। ये कोई वो कहते हैं ना बेड ऑफ रोजेज नहीं है, इट्स नॉट हंकी डोरी। ये एक बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो इट्स मोस्टली इन द माउंटेनस एरिया में है, उसका एक अपना टेरेन होता है, हर कंट्री के एक अपने जियोग्राफिक्स हैं, उसके एक चैलेंजेस हैं। सो इसकी एक्सट्रैक्शन, इनकी जो सारी है वो हर जगह बड़ी चैलेंजिंग है। तो विद स्पेसिफिक टू लाइक अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, वी आर 600,000 square kilometers of area we cover for the mining. There are 92 declared minerals and industrial minerals. तो having said that, और अगर आप इसकी खाली हमारे जेम स्टोन की बात करते हैं, ये एक वो एरिया है which is neglected, but at the same time it has a very good potential of $2 billion. इसकी जो ओवरऑल मार्केट है $32 बिलियन की है ग्लोबली, और सिर्फ हम उसमें से $2 बिलियन प्लस है। बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप नंबर अभी पूछेंगे तो मैं वो नंबर इसलिए नहीं बता पाएगा क्योंकि वो थोड़ा सा एम्बेरसिंग है, बिकॉज वी वांट टू रीच दिस। हम अगर ये खाली $2 बिलियन को ही हम टच कर लें तो आई थिंक हम एक इकोनॉमिक मूवमेंट के ऊपर जा सकते हैं। और ये अब खाली जो मिनरल है हमारे स्वात मंगोरा, स्वात से लेके गिलगित बल्चिस्तान टू AJK टू KP टू बलोचिस्तान, प्रेशस टू सेमी प्रेशस, ये हमारे पास बेशुमार हैं। आपने अभी फिगर्स भी दिए हैं। अगर सो व्हाट अबाउट वैल्यू एडिशन, हम वैल्यू एडिशन कितनी कर सकते हैं? और जेम्स की जो जेमस्टोन्स की जो रिफाइनिंग है उसका क्या हमारा स्टेटस है करंट? और जो इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं या आप लोग इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट पे काम कर रहे हैं वो किस स्टेज पर है? अच्छा, वैल्यू एडिशन की जैसे आपने बात की, इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चैलेंज ही है, ये अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी होने के साथ क्योंकि वैल्यू ऐड नहीं होता, ये रॉ जाता है, 80% रॉ जाता है। जब रॉ जाता है तो नेचुरली एक तो आपको एक्सचेकर को भी नुकसान है, आपकी लोकल इंडस्ट्री को भी नुकसान है। तो अभी हम जो इनकरेज कर रहे हैं हम कुछ 2-3 चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। वैल्यू एडिशन के ऊपर
एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी पे, टेक्नोलॉजी क्योंकि हम अभी भी ब्लास्टिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्लास्टिंग इज़ एन आउटडेटेड जिसके अंदर बहुत वेस्ट होता है बहुत ज़्यादा है, और वो एक और पिल फ्रिज का तरीका है एक वो। तो अभी हम टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम कर रहे हैं, फिर हम स्पेशली इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के उसके ऊपर सर्टिफिकेशन एक बड़ी इम्पॉर्टेंट नेचुरली चीज़ है इसके अंदर जो। सो हमने एक कॉन्सेप्ट दिया था माइंड टू मार्केट। माइंड टू मार्केट में ये था कि इससे सिंगल विंडो ऑपरेशन हो, जैसे SIFC का आपने अभी जिक्र किया। SIFC बहुत हेल्पफुल है इसके अंदर, हमें हर किस्म की असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है जो कि अल्टीमेटली हम लोगों तक लेके जाएंगे। हमने जो वन विंडो में दिया था वो माइंड टू मार्केट कॉन्सेप्ट ये था कि आप माइन के साथ इसकी प्रोसेसिंग यूनिट विच इज़ कॉल्ड लैपेड्री वो लगाएं। लैपेड्री में ये फिनिश हो, FBR को हमने एंगेज किया और उसमें हमने FBR को ये रिक्वेस्ट की कि आप हमें एक्सपोर्ट के लिए E-Form सर्टिफिकेशन की फैसिलिटेशन ऑन द साइट दें, ताकि ये है कि जो एक्सपोर्टर है और जो नेचुरली माइन एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं सारे, उनको इसकी बहुत ज़्यादा जो है एक्सेसिबिलिटी का इशू ना हो। सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट जो कि काफ़ी हद तक वर्केबल है और इन प्रोसेस सब इसके ऊपर मैंने बताया सब स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व, नेचुरली FBR को भी करना है और स्टेट बैंक को भी साथ करना है क्योंकि रेगुलेशंस हैं जिनको आपने देखना है, तो वो हम उसके ऊपर वी आर वेरी क्लोजली वर्किंग विद SIFC। सो वो जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की है सिटी बनाने की, जेम्स एंड ज्वेलरी सिटी, उस पर कुछ काम? जी, उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने नेचुरली ये सब्जेक्ट मैं बताया, इट इज़ बिन हाईलाइटेड सब फोरम्स के ऊपर, और मकसद उसका भी यही है कि वन विंडो प्रोवाइड की जाए। उसमें हमें स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन के अंदर, नॉट द स्पेशल इकोनॉमिक जोन, बिकॉज उसके अंदर जो इंसेंटिव्स ऑफर किए जा रहे हैं फॉर द इन्वेस्टर, दे वेरी सपोर्टिव। ये बिल्कुल इस तरह जैसे गोंजो में एक ज़माने में चाइना ने जब शुरू किया तो उनको सब्सिडी थी चीज़ों के ऊपर। सो स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन के अंदर हम इसके अंदर हमें अभी वर्किंग कर रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड स्पेशल फैसिलिटी जोन? जो इसमें क्या नहीं, इकोनॉमिक में डेफिनेटली जिस तरह जो टेक्नोलॉजी जोन जो है इट्स टेक सर्वे, उसके साथ भी तो नेचुरली आसान लफ्जों में अगर मैं अपने व्यूअर्स को बता सकूं कि जो जिसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल होगा उस जोन में वहाँ चीज़ें मौजूद हों ताकि इसको क्योंकि डेलिकेट सा वो। और ये जो स्पेशल टेक्नोलॉजी अथॉरिटी बनाई गई थी इसके अंदर इंसेंटिव्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अगेन जब आप ये एक सिटी या वो बनाने के उसमें आपने मैक्सिमम जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है टू इन्वेस्टर्स, दैट्स द। और इस इंडस्ट्री से रिलेटेड तो मार्केट को इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, इट्स वन विंडो ऑपरेशन, वन विंडो ऑपरेशन है, और जब वन विंडो ऑपरेशन के अंदर आपकी मार्केट इसके ऊपर बड़ा पॉजिटिव रिएक्शन देगी, आई एम श्योर। ठीक, और लोगों को आप क्या एडवाइस करेंगे कि क्यों इस इंडस्ट्री के अंदर उन्हें आना चाहिए और किस हद तक उनको दूसरी इंडस्ट्री से ज़्यादा इसमें फ़ायदा हो सकता है? इसको अगर आप इस इंडस्ट्री को अगर ऑल द वे टू द एंड लेके जाएं तो इसके अंदर इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर द इन्वेस्टर, इकोनॉमिक बेनिफिट ओवरऑल फॉर द इकोनॉमी, और ये बहुत ज़्यादा है। तो आई गेस अगर आप खाली इकोनॉमिक साइड को इसकी आप देखें तो इट इज़ द आई गेस अपकमिंग बिजनेस। मैंने मार्क ब्रिस्टो का इंटरव्यू किया था रेकोडेक के कॉन्टैक्ट्स में, और जिस तरह उन्होंने इंटरेस्ट शो किया या जिस तरह फॉरेन कंपनीज इंटरेस्ट शो कर रही हैं, हमारे जो लोकल बिजनेसमैन हैं या जो डोमेस्टिक हमारी कंपनीज हैं उनको भी इसमें लाने के लिए क्या करना चाहिए? बिकॉज मुझे लगता है कि हमारे लोगों की अंडरस्टैंडिंग कम है एज़ कम्पेयर टू बाहर वालों की, जो देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये पोटेंशियल है और वो दे आर इन्वेस्टिंग है, और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि हर तरह के चैलेंज को वो एक्सेप्ट करते हुए, जाहिर है वो तो बाहर से आ रहे हैं, बट इवन देन दे आर प्रिपेयर्ड फॉर। हमारे अपने लोग उस तरीके से, आई मस्ट से हमारी बिजनेस कम्युनिटी इज़ वेरी मोटिवेटेड, बहुत ज़्यादा इस वक्त हैंड्स ऑन है। डेफिनेटली देखिए, बिजनेसमैन का एक बड़ा सिंपल सा है, उसको फैसिलिटेशन चाहिए। एज लॉन्ग एज वो फैसिलिटेट हो रहे हैं तो उसके अंदर विद द इंटरनेशनल पार्टनर, अब आप नेचुरली रेकोडेक टाइप की जब बात करेंगे, दैट दिस इज़ अ बिग मेगा प्रोजेक्ट्स, तो उसके अंदर हमारे मेगा प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं।
दूसरी इंडस्ट्री की अगर आप इसी से मिनरल से रिलेटेड और उसके अंदर करेंगे, देयर इज एन एमएमई मार्केट ऑल्सो जिसको मिडिल मार्केट कहते हैं, ठीक है, और वो उसके भी प्लेयर्स सब सीरियसली इंटरेस्टेड हैं। इवन कल रात मेरे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ग्रुप के दो लोगों से बात हुई, एंड दे आर वेरी इंटरेस्टेड टू पुट अप अ लेपेडरी, दे सेड सेंड अस द कॉस्ट, हमें आप फाइनेंशियल्स भेजिए, वी आर इंटरेस्टेड। तो ऑब्वियसली उनके लिए एक बहुत ही शायद मिनिमल इन्वेस्टमेंट होगी। कंपनीज भी जो हैं दे आर वेरी इंटरेस्टेड डेफिनेटली। और देखिए, if I could ask you in one liner because we are running out of time, what is our target for next 4-5 years? हम कहाँ हैं इस इंडस्ट्री में? देखिए, टारगेट इज टू रीच द मैक्सिमम, ठीक है। माई टारगेट इज टू रीच द 2 billion mark. We can, which is the maximum potential. That's the maximum, right. And we can very conveniently do it. Right. Thank you so much. शाहिद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन हैं जेम्स माइंस के आप गुफ्त थे। आपने सिर्फ इस बात को समझने की ज़रूरत है कि इस प्रोग्राम का, ऐसे प्रोग्राम्स करने का मकसद ये है कि लोगों के अंदर ये अवेयरनेस आ सके, समझ सकें कि नई इंडस्ट्रीज़, क्योंकि अब नए चैलेंजेस हैं, वो गाड़ियाँ चली गई जो पुरानी डीजल और पेट्रोल होती थी, अब ई व्हीकल्स का दौर है, टेक्नोलॉजी ने रिप्लेस किया है बहुत सारी चीज़ों को, हमारी लाइफस्टाइल के अंदर टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी चीज़ों को रिप्लेस कर दिया, बल्कि वेस्ट में तो बहुत सारी चीज़ों को ऑलरेडी रिप्लेस कर चुके हैं। ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। तो इसलिए ऐसा ना हो कि वो जो पुराने बिजनेसेस चल रहे हैं वो किसी स्टेज पर उन्हें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, तो जिसको उन्हें ट्रांसफॉर्म करना है वो स्विच भी कर सकता है। तो ये सोचने की ज़रूरत है कि अगर इस इंडस्ट्री का जो पोटेंशियल है उसको अच्छे तरीके से उसका होमवर्क किया जाए और समझा जाए और उसमें इन्वेस्ट किया जाए, तो यकीनी तौर पर आपके लिए नए एवेन्यूज़ खुल सकते हैं। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।